वेलकम आईएएस पीसीएस एस्पिरेंट्स। दोस्तों, आज से हिंदी में आईएएस या पीसीएस बनने का आपका सपना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि द हिंदू के एडिटोरियल्स मैंने उनके एनालिसिस मैंने हिंदी में कन्वर्ट करे हैं और उन्हें आपके सामने रखने का प्रयास किया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि यह आपकी तैयारी में बहुत मददगार सिद्ध होगा। सो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि एंड में आपके लिए एक और सरप्राइज़ भी है। ये आज का एडिटोरियल एनालिसिस है द यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी समान नागरिक संहिता। ये आपके प्रारंभिक परीक्षा में जो करंट अफेयर्स होते हैं या फिर राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो पॉलिटी के सेक्शन में है उसमें काम आ सकता है, और मुख्य जीएस परीक्षा 2 में उसमें भी काम आ सकता है। विभिन्न क्षेत्रों समाज के कमज़ोर वर्गों के विकास के लिए सरकारी नीतियाँ और हस्तक्षेप और उनके विकास के लिए हस्तक्षेप, इस टॉपिक से रिलेटेड है ये आर्टिकल। तो हाल ही में क्या हुआ है, गुजरात ने यह कहा है कि अगर हम इलेक्शन में जीत जाते हैं तो हम समान नागरिक संहिता लागू करेंगे। सो फ्रेंड्स, ये टॉपिक चर्चा में इसलिए है कि गुजरात जो है उन राज्यों की सूची में शामिल है जहाँ पे उन्होंने इलेक्शन जीतने के बाद ये कहा है कि हम समान नागरिक संहिता को लागू करेंगे। इस मुद्दे पर अंतर्दृष्टि डालते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि समान नागरिक संहिता होती क्या है। दोस्तों, हमारे भारत में कई अलग अलग धर्म हैं जिनके अलग अलग अपने रूल्स हैं। तो जो यूसीसी है, यानी समान नागरिक संहिता, ये सबके लिए एक ही कानून लागू करेगा। ऐसा नहीं है कि हिंदुओं का अलग कानून चल रहा है उसके हिसाब से उनका केसेस वगैरह लड़े जाएंगे, या मुस्लिमों के शरीयत लॉ होते हैं उनके हिसाब से होगा। ऐसा नहीं है, ये एकदम समानता ला दी जाएगी, सबके लिए एक ही जैसा व्यवहार, एक ही लॉ, एक ही कानून रहेगा। और ये किस किस क्षेत्र को कवर करता है, जैसे शादी, तलाक, अनुरक्षण का मतलब होता है कि किसी को संरक्षण में रखना या उसकी मैनेजमेंट देखभाल करना। विरासत, गोद लेना, संपत्ति का उत्तराधिकार आगे कौन किसे मिलेगा, ये चीज़ हो गई। तो ये इस आधार पर आधारित है कि एक सभ्य समाज में धर्म और व्यक्तिगत कानून के बीच कोई संबंध नहीं है, यानी कि किस धर्म का हम व्यक्ति हैं, किस धर्म के हैं वो, और हमारा उस धर्म का कानून, ऐसा कोई भेद नहीं रहेगा। सभी धर्मों के लोगों के लिए एक ही कानून लागू होगा। यूसीसी प्रत्येक नागरिक के नागरिक अधिकारों को नियंत्रित करने वाले कानूनों के एक सेट को संदर्भित करता है। दोस्तों, अलग अलग वर्षों में अलग अलग इस यूसीसी के लिए गाइडलाइंस आती रही हैं। एक बार जान लेते हैं। तो 1954 में यह आया था कि विशेष विवाह अधिनियम का पारित होना किसी भी धार्मिक व्यक्तिगत कानून से ऊपर नागरिक विवाह की अनुमति प्रदान करता है। 1956 में यह आया कि हिंदू कोड बिल व्यक्तिगत कानूनों को विभाजित करने के लिए पारित किया गया। उसमें पहला था आम भारतीय नागरिक और दूसरा मुस्लिम समुदाय। फिर 1986 में शाह बानो मामला आता है, जिसमें राजीव गांधी सरकार के कानून ने नागरिक अधिकारों में अंतर को बढ़ाया था। 2003 में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम ने इसका समर्थन किया था। 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने यूसीसी की आवश्यकता पर फिर जोर दिया है। और वर्ष 2016 में कानून आयोग, या विधि आयोग भी कहते हैं, उसके द्वारा यूसीसी के लिए फिर से संवाद शुरू किए गए हैं। यह पूरे देश के लिए एक कानून प्रदान करता है, ये बात बता चुके हैं। ये यहाँ पे अनुच्छेद 44 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि ये आपके प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है कि किस अनुच्छेद में यूसीसी के बारे में बताया गया है, या वो किस मौलिक अधिकार में आता है, या मौलिक कर्तव्य में आता है, या राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में आता है। इस टाइप के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि अनुच्छेद 44 के अंतर्गत यूसीसी के बारे में जिक्र है। उसमें कहा गया है कि यह निर्धारित करता है कि राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता को सुरक्षित करने का प्रयास करेगा। पर आप ये ध्यान रखिएगा कि ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में है, तो ज़रूरी नहीं है कि इसे लागू किया ही किया जाए। ये एक उन राज्य के सरकार के लिए केवल एक बिंदु के रूप में रख दिया है कि अगर आपको सही लगे देश की स्थिति और इसे लागू करने की जरूरत लगे तभी लागू करें। तो यूसीसी के बारे में हमारी संविधान सभा के अलग अलग लोगों के जो मत रहे हैं, एक बार वो देख लेते हैं। तो मौलिक अधिकारों पर जो उप समिति बनी थी, जिसमें वल्लभ भाई पटेल जी अध्यक्ष थे, उन्होंने यह निर्णय लिया था कि समान नागरिक संहिता जो है वो मौलिक अधिकारों के दायरे में नहीं है। उन्होंने कहा था कि हमारे मौलिक अधिकारों के दायरे में यह नहीं आती है। फिर बंगाल से एक सदस्य थे नजीरुद्दीन अहमद,
उन्होंने कहा था कि यूसीसी जो है वो संविधान के मसौदे के अनुच्छेद 19 के रास्ते में आएगा, मतलब ये अनुच्छेद 19 के खिलाफ जाएगा। सो फ्रेंड्स, जो अनुच्छेद 19 है वो अब अनुच्छेद 25 कहलाता है। तो अनुच्छेद 19 नहीं, यहाँ पे अनुच्छेद 25 ही हम कहेंगे, क्योंकि अब के संविधान में वो अनुच्छेद 25 है, जिसमें ये कहा गया है कि हमें अपने धर्म को मानने में, उसका आचरण करने में, उसका प्रचार प्रसार करने में हमारी पूरी स्वतंत्रता रहेगी। तो नजीरुद्दीन अहमद का ये तर्क भी काफ़ी तर्कसंगत लगता है कि ये हमारे मौलिक अधिकार जो है अनुच्छेद 25 उसके खिलाफ जाता है। के.एम. मुंशी जी जो सदस्य थे, उनका कहना था कि ये राष्ट्र की एकता और महिलाओं के लिए समानता को बढ़ावा देगा। तो ये किसका प्लस पॉइंट बन जाता है। फिर B.आर. अम्बेडकर जी का कथन बहुत महत्वपूर्ण है, इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद केवल प्रस्तावित करता है कि राज्य एक समान नागरिक संहिता को सुरक्षित करने का प्रयास करेगा, जिसका अर्थ है कि यह इसे सभी नागरिकों पर लागू नहीं करेगा। मतलब अम्बेडकर जी का कहना था कि यह केवल एक प्रस्ताव, एक प्रपोजल है कि अगर राज्य को सही लगे तो यह करे, और अगर देश के हित में ना हो तो इसे लागू ना किया जाए। तो ये ज़रूरी नहीं है कि लागू करना ही करना है। उनका कहना था कि ये केवल एक प्रस्ताव दिया गया है। तो इसके पक्ष में जो तर्क दिए जाते हैं वो देखते हैं। सबसे पहला है मामलों में एक रूपता। तो ये तो हम सब जानते ही हैं कि अगर ये लागू हो जाएगा तो सभी जो भी मामले हैं, आपराधिक हो या नागरिक हो, वो सबके लिए, सभी धर्मों के लिए एक समान हो जाएंगे। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। फिर दूसरा है लैंगिक न्याय। यदि एक समान नागरिक संहिता लागू हो जाती है तो जो हर धर्म में स्त्रियों के लिए अलग अलग अधिकार हैं उनमें भी एक रूपता आ जाएगी। फिर धर्मनिरपेक्षता हो ही जाएगी, क्योंकि कोई एक धर्म का इसमें वो नहीं रहेगा, एक ही धर्म की कह सकते हैं हम मान्यता नहीं रहेगी, सबके लिए एक समान हो जाएगा। भारत में विभिन्न समुदाय हैं, तो जैसे हिंदुओं के लिए हिंदू कोड बिल के अधिनियमन के बाद भी सभी हिंदू एक समरूप व्यक्तिगत कानून द्वारा शासित नहीं हैं। मतलब हिंदुओं में भी थोड़ा बहुत अलग अलग जातियाँ हैं, तो वो भी अपने हिसाब से ही करती हैं। ऐसे ही मुस्लिमों में शरीयत अधिनियम है। तो जब मुस्लिम पर्सनल लॉ या शरीयत अधिनियम 1937 की बात आती है तो कोई समान प्रयोज्यता नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं मुस्लिमों में भी शरीयत और सुन्नी, ऐसे उनमें भी अलग अलग जातियाँ होती हैं, तो उनमें भी एक समानता नहीं है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 यह करीबी रिश्तेदारों के बीच विवाह को प्रतिबंधित करता है, लेकिन उन्हें भारत के दक्षिण में शुभ माना जाता है। तो ये भी एक असमानता नहीं कहेंगे, एक सारता, एक समरूपता नहीं हुई हिंदू कोड बिल होने के बाद भी, कि उत्तर भारत के लिए यह गलत है और दक्षिण के लिए यह शुभ है। फिर 7th है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, जिसमें यह कहा गया है कि पत्नियां सह उत्तराधिकारी नहीं हैं, यानी और ना ही विरासत में उनका समान हिस्सा है। तो ये भी एक काफ़ी नेगेटिव पॉइंट होता है जो कि हमें यूसीसी में समानता देगा। तो पक्ष के जो हैं वो 7 पॉइंट्स हैं, ये आप याद रखेंगे। मामलों में एक रूपता आ जाएगी, मामलों में एक रूपता आएगी तो लैंगिक न्याय भी होगा, यानी स्त्रियों के साथ जो अलग अलग लॉज हैं वो नहीं रहेंगे, एक समान रूपता आ जाएगी, लैंगिक न्याय होगा। तीसरा है धर्मनिरपेक्षता। चौथा है भारत में विभिन्न समुदाय हैं और उनके विभिन्न अपने लॉज हैं, कानून हैं। तो पहला हिंदू कोड बिल, दूसरा आ गया शरीयत अधिनियम, फिर हिंदू विवाह अधिनियम 1956 जिसमें कि रिश्तेदारों के बीच विवाह की बात है, और फिर हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 जिसमें पत्नियां सह उत्तराधिकारी नहीं है। अब जानते हैं हम उसके खिलाफ क्या तर्क दिए जाते हैं। तो पहले से ही संहिताबद्ध नागरिक और आपराधिक कानूनों में बहुलता, इसलिए एक राष्ट्र एक कानून की अवधारणा को विभिन्न समुदायों के विभिन्न व्यक्तिगत कानूनों पर लागू नहीं किया जा सकता। यानी कि पहले से काफ़ी सारे कानून हैं तो उनमें अलग अलग चीज़ें हैं, सब अलग अलग तरीके से लागू होती हैं। तो इनका ये खिलाफ के में ये कहना है कि जो विभिन्न समुदाय हैं, विभिन्न लोग हैं, उनकी अपनी मान्यताएं हैं, तो उन्हीं के अनुसार संचालित रहने देना चाहिए। संवैधानिक कानून विशेषज्ञ कहते हैं कि संविधान निर्माताओं का इरादा पूर्ण एकरूपता नहीं था। उदाहरण के लिए पर्सनल लॉ को समवर्ती सूची संसद और राज्य विधानसभाओं को कानून बनाने की शक्ति में रखा गया था। यानी कि संवैधानिक जो कानून विशेषज्ञ हैं उनका ये कहना है कि ये इसका इरादा ये नहीं कि पूर्ण एकरूपता हो जाए, क्योंकि भारत जो है विभिन्न धर्मों का देश है, तो एक ही हम एक रूपता ला देंगे तो जो धर्म अलग अलग धर्म हैं उन धर्मों के लोगों को ठेस पहुँचेगी, और उन आर्टिकल 25 का भी एक तरीके से फिर उसके खिलाफ जाएगा, जो कि अपने धर्म का प्रचार प्रसार और उसे मानने के लिए अधिकार देता है।
फिर आता है प्रथागत कानून। देश में कई आदिवासी समूह अपने धर्म की परवाह किए बिना अपने स्वयं के प्रथागत कानूनों का पालन करते हैं। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि आदिवासी जो हैं वो थोड़ा राष्ट्र के नियमों से अलग रहकर थोड़ा वो अपने प्रथागत जो कानून हैं उनसे ज़्यादा जुड़े हुए होते हैं, तो ये उनके साथ भी थोड़ा अन्याय होगा, ऐसा हम कह सकते हैं। फिर है सांप्रदायिक राजनीति। समान नागरिक संहिता की मांग को सांप्रदायिक राजनीति के संदर्भ में गढ़ा माना जाता है, यानी कि ये एक तरीके से पॉलिटिकल ये इशू है, ऐसा भी लोगों का कहना है। और अनुच्छेद 25 का बताई दिया कि किसी भी धर्म का अभ्यास करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता को संरक्षित करने का प्रयास करता है, और अगर यूसीसी के लागू होने पर यह अनुच्छेद 25 के खिलाफ जाता है। अब इसके कार्यान्वयन के बारे में सुप्रीम कोर्ट के कई फैसले आ चुके हैं, जैसे ये जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं ये आपको मेंस के पेपर में ज़रूर मेंशन करने चाहिए ताकि आपका आंसर ऑथेंटिक बने। तो मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाह बानो बेगम जजमेंट 1985। सेकंड है पोलो कॉटिनो वर्सेस मारिया लुइजा वेलेंटीना पेरेरा केस 2019। और सरला मुदगल जजमेंट 1995। अब विधि आयोग के बारे में विधि आयोग का क्या कहना है। एकीकृत राष्ट्र को आवश्यक रूप से एक रूपता की आवश्यकता नहीं थी। धर्मनिरपेक्षता देश में प्रचलित बहुलता का खंडन नहीं कर सकती थी, यानी कि एक रूप जो हमारा एक राष्ट्र है जो सारे धर्म आपस में मिलके रहते हैं उनके लिए एक ही तरीके का कानून हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। वो अगर आपस में मिलजुल कर रहते हैं तो वो अपने अपने कानून अपने धर्म के हिसाब से चल सकते हैं, और इस स्तर पर यह आवश्यक भी नहीं है ना ज़्यादा ज़रूरी है, ऐसा विधि आयोग का मानना है। विधि आयोग क्या सिफारिशें देता है वो देखते हैं। किसी विशेष धर्म और उसके व्यक्तिगत कानूनों के भीतर भेदभावपूर्ण प्रथाओं, पूर्वाग्रहों और रूढ़ियों का अध्ययन और संशोधन किया जाना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात कही है विधि आयोग ने कि जो हमारे धर्म हैं उनके अंदर कई बार कुप्रथाएँ होती हैं या भेदभाव वाली होती हैं, जैसे कि हो गया हिंदू कोड, हमने देखा था ऊपर हिंदू कोड था, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956। तो इसमें पत्नियों के साथ थोड़ा अन्याय हो रहा है कि उन्हें सह उत्तराधिकारी नहीं मान जा रहा। तो इस तरीके से उनका कहना है कि जो भेदभावपूर्ण प्रथाएं या रूढ़ियाँ उनको सही किया जाना चाहिए। दूसरा है लड़कों और लड़कियों के लिए विवाह योग्य आयु 18 वर्ष तय करना ताकि उनकी शादी बराबर के रूप में हो, यानी कि अलग अलग एज नहीं होनी चाहिए कि लड़कियों के लिए 18 और लड़कों के लिए 21। उन्होंने कहा है कि लड़के और लड़की दोनों के लिए 18 वर्ष होनी चाहिए। तलाक की प्रक्रिया को सरल बनाना, व्यभिचार को पुरुषों और महिलाओं के लिए तलाक का आधार बनाना। तो कई बार जो है व्यभिचार भी मतलब मोलेस्टेशन या मैरिटल रेप हम थोड़ा बहुत कह सकते हैं, या व्यभिचार का मतलब, तो उसको भी हम तलाक का एक आधार मान सकते हैं, ऐसा विधि आयोग का कहना है। तो सरकार का रुख क्या है। यूसीसी को लागू करने के लिए पैनल स्थापित करने की कोई योजना नहीं है। 22वें विधि आयोग 2021 के अध्यक्ष और सदस्य उन्हें अभी तक नियुक्त नहीं किया गया है, मतलब सरकार ने अभी कोई पैनल आयोग नहीं बनाया है, अभी तक किसी की नियुक्ति नहीं हुई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको वे फॉरवर्ड लिखना होता है। तो संभावित समाधान क्या हो सकते हैं वो देखते हैं। चरणों में अलग अलग पहलू, यानी कि सरकार चरणों में विवाह, गोद लेना, उत्तराधिकार और रखरखाव जैसे अलग अलग पहलुओं को समान नागरिक संहिता में ला सकती है, यानी कि कुछ चीज़ें, कुछ पहलू जो हैं, विवाह हो गया, गोद लेने हो गया, इन अलग अलग को समान नागरिक संहिता में ला सकती है। अलग अलग चरण बनाए जाने चाहिए उसके लिए। सरकार और समाज वे धार्मिक रूढ़िवादियों के बजाय समाज सुधारकों के साथ आम कारण बना सकते हैं, यानी कि जो धार्मिक रूढ़िवादियाँ होती हैं, हर धर्म में कुछ ना कुछ पूर्वाग्रह वगैरह भेदभाव होते हैं, उनकी बजाय उन्हें समाज को सुधारने वाली नीतियाँ बनाई जानी चाहिए। सभी पर्सनल लॉ का संहिताकरण, उनमें से हर एक में पूर्वाग्रह और रूढ़ियाँ प्रकाश में आएंगी और संविधान के मौलिक अधिकारों के आधार पर उनका परीक्षण किया जा सकता है। तो जो पर्सनल लॉ भी हैं, जो हर धर्म के अपने अपने पर्सनल लॉ हैं, उनमें भी हम देख सकते हैं कि कहीं कोई गलती तो नहीं है, कुछ रूढ़ियाँ तो नहीं है, या समान जैसे लड़कियों के लिए समानता की बात उसमें होनी चाहिए। ये सब चीज़ें हमें पर्सनल लॉ में दोबारा देखकर मौलिक अधिकारों के आधार पर उनका परीक्षण करना चाहिए। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये यूज़फुल लगा होगा, आपकी तैयारी में है मददगार साबित होगा। एक अभ्यास के लिए प्रश्न जो थोड़ा बहुत इससे मिलता जुलता है, जो यूपीएससी के मेंस में 2021 में आ चुका है,
संवैधानिक नैतिकता संविधान में ही निहित है और इसके आवश्यक पहलुओं पर आधारित है। प्रासंगिक न्यायिक निर्णयों की सहायता से संवैधानिक नैतिकता के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। तो दोस्तों, आपके लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन जो प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है वो ये है कि समान नागरिक संहिता पर सर्वोच्च न्यायालय में हुई चर्चा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, संविधान में समान नागरिक संहिता का प्रावधान न्याय संगत है। यानी कि इसका अर्थ न्याय संगत का ये है कि हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में समान नागरिक संहिता को लागू करवाने के लिए जा सकते हैं। यानी कि कोई भी चीज़ जिसे हम लागू करवाने के लिए हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं वो केवल और केवल मौलिक अधिकारों के लिए जा सकते हैं। समान नागरिक संहिता नीति निर्देशक तत्वों में आता है, तो यह न्याय संगत नहीं है। और गोवा में यूसीसी है। दूसरा स्टेटमेंट, उपरोक्त कथनों में से कौन से सत्य हैं? उत्तर है केवल बी, केवल 2 सही है, गोवा में यूसीसी है। तो ये यहाँ पे ये एडिटोरियल समाप्त होता है। उससे पहले फ्रेंड्स, आपके लिए सरप्राइज़ ये है कि अगर आप और भी किसी चीज़ का ट्रांसलेशन अपना करवाना चाहते हैं जो आपको इंग्लिश में मिला है पर हिंदी में नहीं है, तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें और वीडियो में जुड़े रहें। धन्यवाद।